Good morning, students. Now we are going to start the next subtopic of our chapter, Nationalism in India, differing strands within the movement. So, you have seen in the last subtopic about the First World War, which was which began in 1914, and during the conflict, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, these were the central powers. They fought against Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States. And the First World War and its aftermath changed the course of Indian politics. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915, and the idea of Satyagraha emphasized the power of truth. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, who was the spiritual head or Khalifa of the Islamic world. The nationalist movement spread far and wide when people belonging to different strands began to develop sense of collective belongingness. तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ था वो एक तरह से उसका ये रिवीजन था, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी। और अब हम देखते हैं कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस तरह से लोगों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस था इसको ले करके, वो लोग किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग, और ये जो मूवमेंट था वो किस तरह से इफ़ेक्टिव था। कहीं कहीं वो लिमिटेड था, कहीं कहीं ही उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये जो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली और ये दो ब्रदर्स, यहाँ आपने देखा कि किस तरह से जो ऑटोमन एम्पायर था, है ना, टर्की का ऑटोमन एम्पायर या खलीफा जो था, उसकी जो टेम्पोरल पावर्स थी, है ना, उसको डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी स्टैब्लिश की गई। और वहाँ पर जो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, है ना, वो इस मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और वो चाहते थे कि गांधी जी के साथ मिल करके इस इशू को आगे बढ़ाया जाए। और उनके सपोर्ट, अब गांधी जी भी यहाँ पर चाहते थे अपने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और स्वराज के लिए कि मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक छत के नीचे लाया जाए और इस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने इस इशू को, इस अपॉर्चुनिटी को जो है एक मतलब सुअवसर के रूप में देखा। और अब जो है ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसको नाम दिया गया। 1921 में ये शुरू हुआ, जनवरी 1921। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे इस मूवमेंट में जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबकी यहाँ पर इसको लेकर के अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी। सबने स्वराज के आह्वान को, कॉल ऑफ स्वराज was responded by all of them, but the term meant different things to different people. लेकिन इसका जो मतलब था वो अलग अलग था, लोगों के लिए अलग मतलब था स्वराज को लेकर के। द मूवमेंट इन द टाउन्स में किस तरह से मूवमेंट
था, ये किस तरह से चल रहा था. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़. Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. So we have seen in the previous subtopic कि किस तरह से गांधी जी इस मूवमेंट को अनफोल्ड कर रहे थे स्टेजेस बाय स्टेजेस. टाइटल्स को जो है वो जो भी उपाधियाँ थीं उसको वापस लौटाई जा रही थी. जितनी हर जगह बायकॉट किया जा रहा था, चाहे वो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, कोर्ट्स थे, और इसके साथ साथ अब यहीं पर उसी का एक हिस्सा ये भी था. तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था जिसमें कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहा था सिटीज़ में, हज़ारों जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे उसको अब ये बायकॉट कर रहे थे. हेड मास्टर्स और टीचर्स जो थे वो रिज़ाइन कर रहे थे, और जो लायर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी. काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनको भी बायकॉट कर दिया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में, सिर्फ मद्रास को छोड़ करके, जहाँ पर जो जस्टिस पार्टी थी वो जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और वो ये फील करते थे कि अब इस समय काउंसिल में इंटर करने का एक ही तरीका था जिससे कि वो कुछ पावर गेन कर सकते थे, एंड समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैव एक्सेस टू. कुछ ऐसी पावर जहाँ पर कि सिर्फ ब्राह्मणों तक ही पहुँच थी, अब यहाँ पर उनको एक अवसर मिल रहा था, तो इसलिए वो यहाँ पर इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. इकोनॉमिक फ्रंट पर जो नॉन कोऑपरेशन का इफेक्ट था वो कुछ ज़्यादा ही नाटकीय था. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, and foreign cloth burnt in huge bonfires. जो विदेशी वस्तुएं थीं उनकी होली जलाई जा रही थी, और इसके साथ साथ जो फॉरेन क्लॉथ था उसका इंपोर्ट जो है वो लगभग आधा हो गया था 1921 और 1922 तक. इसकी वैल्यू जो है वो गिर करके ₹102 करोड़ से गिरकर कितनी हो गई थी, 57 करोड़ तक. तो बहुत सारे इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था चीज़ों का, और अब लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया था और सिर्फ वो इंडियन क्लोथ्स ही पहनने लगे थे. और जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का, अब वो इस तरह से धीरे धीरे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन वो लगातार बढ़ रहा था. But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive and mass-produced mill cloth, and poor people could not afford to buy it. अब ये जो मूवमेंट था सिटीज़ में धीरे धीरे स्लो हो रहा था, धीरे धीरे ये इसका प्रभाव कम होने लगा था. इसके बहुत सारे कारण थे. एक तो जो खादी क्लॉथ था वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ था है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा महंगा ये पड़ता था, जिसको कि
पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको ख़रीद पाना। एंड हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग? तो फिर इस तरह से वो ज़्यादा लंबे समय तक कैसे मिल क्लॉथ को बायकॉट कर सकते थे, उसका बहिष्कार ज़्यादा समय नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो खादी उनको काफ़ी महंगी पड़ती थी खरीदने के लिए। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम। इसी तरह से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनका भी बॉयकॉट जो था, उनका भी बहिष्कार करना उनके लिए समस्यात्मक हो रहा था। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. तो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे उनका सेटअप करना ज़रूरी था, ताकि ये जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे इनकी जगह पर उनको यूज़ किया जा सके। एंड दीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था, काफ़ी धीमी गति से ऐसा हो सकता था। एंड सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. तो अब इसलिए जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, अब उन्होंने धीरे धीरे वापस गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ जो लॉयर्स थे वो भी अपने काम पर गवर्नमेंट कोर्ट्स में वापस जाने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो धीरे धीरे किस तरह से सिटीज़ में वो स्टार्ट तो हुआ, शुरू तो हुआ, जो मिडिल क्लास था उन लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया इसमें, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। नाउ रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में दूर दराज के जो गांव थे वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रिबेलियन हो रहा था। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. तो अब सिटीज़ से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कंट्री साइड की तरफ बढ़ा, और इस तरह से जो है इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो ट्राइबल्स थे, है ना, पीजेंट्स थे, उनके बीच में भी ये डेवलप होने लगा इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वॉर के बाद। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. तो अवध में जो पेजेंट्स थे उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, जो कि पहले वो फीजी में रहते थे एक इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में। एंड द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. तो जो मूवमेंट था यहाँ पर वो किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स के अगेंस्ट था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ के ज़मींदार वगैरह थे, who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. तो ये जो तालुकदार थे, ये लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, दे डिमांडेड फ्रॉम पेजेंट्स एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट की डिमांड करते थे इनसे, और तरह तरह के कर या टैक्स वगैरह इनसे मांगते थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। अब जो पेजेंट्स थे उनको बेगार करना पड़ता था और लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. अब
टेनेंट्स के रूप में। टेनेंट्स में किराए क्या ज़मीन का किराया देते थे और उस पर कल्टीवेशन करते थे। लेकिन अब टेनेंट्स के रूप में उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर के लिए कि कितने समय तक उनका कब्ज़ा रहेगा उस पर ज़मीन पर जो कि उन्होंने जिसका कि वो किराया दे रहे थे। तो इस तरह से वो रेगुलरली इविक्टेड थे ताकि वो उस लीज़ लैंड पर अपना अधिकार न जता सकें। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट था वो डिमांड कर रहा था रेवेन्यू की रिडक्शन को लेकर के, और इसके साथ साथ जो बेगार था उसके एबॉलिशन को लेकर के। इस बेगार को ख़त्म करना चाहते थे ये लोग, और साथ ही साथ सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहते थे। तो ये अवध के जो पेजेंट्स थे। And in many places, Nai Dhobi bunds were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. बहुत सारी जगहों पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत ने इसको, क्योंकि ये इससे जो लैंडलॉर्ड्स थे ताकि उनको उनकी सर्विसेज से डिप्राइव किया जा सके इन लैंडलॉर्ड्स को। यहाँ तक कि जो बाबर्स थे और जो वॉशरमैन थे, नाई धोबी, सभी लोगों ने उनको अपनी सर्विसेज देना बंद कर दी। एंड इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. तो अब जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अब अवध के जो भी गांव थे उनके आसपास, वहाँ के आसपास के गांव में जाना शुरू किया, लोगों से ग्रामवासियों से बातचीत करनी शुरू की, और इस तरह से उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की उन्होंने। एंड बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप headed by Jawaharlal Nehru, बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर्स। अक्टूबर तक एक अवध किसान सभा का सेटअप किया गया जिस को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, और उसके साथ में और भी कुछ लोग मिलजुल करके। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। एक महीने के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो सेटअप कर ली गई गाँव में, उस पूरे रीजन में, अवध में। एंड सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ आगे आने वाले वर्षों में, तो जो एफ़र्ट था कांग्रेस का वो ये था, कांग्रेस का प्रयास था कि वो अवध के पीजेंट्स जो थे उनको इंटीग्रेट करे, है ना। अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। जो इनका ये वाइडर स्ट्रगल था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, इसमें वो सभी लोग ये पीजेंट स्ट्रगल को इस स्ट्रगल के साथ गांधी जी जोड़ना चाहते थे। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर developed in forms that the Congress leadership was unhappy with। लेकिन ये जो पीजेंट मूवमेंट था वो इस तरह से वो डेवलप हो रहा था कि जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो अनहैप्पी थी इससे, इसको लेकर के वो संतुष्ट नहीं थी। As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain होर्ड्स वर टेकन ओवर। तो जैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ 1921 में, जो हाउसेस थे तालुकदार्स के और मर्चेंट्स के, उन पर अटैक किया जाने लगा, बाज़ारों को लूटा जाने लगा, और जो ग्रेन होर्ड्स थे, जो होर्डिंग्स ग्रेन्स की थी इकट्ठा करके जो रखी गए थे अनाज वगैरह लोगों ने, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया। मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स
told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. बहुत सारे जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बताया कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है और जो लैंड है उसको गरीब लोगों के बीच में उसको पुनर्वितरित कर दी जाएगी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. द नेम ऑफ द महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस. तो इस तरह से अब जो महात्मा का नाम था गांधी जी का, है ना, वो जो है अब लोग उसको मान रहे थे कि अब उनके नाम पर ये सारे काम किए जा रहे थे, जो उनकी एस्पिरेशंस थी वो पूरी होने वाली थी. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. अब जो ट्राइबल पीजेंट्स थे अब महात्मा गांधी के मैसेज को वो किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे. ट्राइबल पीजेंट्स जो है महात्मा गांधी के मैसेज की व्याख्या कर रहे थे और द आइडिया ऑफ स्वराज इन गेट अनदर वे, और उसके साथ साथ जो स्वराज का उनका जो आइडिया था उसको दूसरी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे थे. जो ट्राइबल पीजेंट्स थे महात्मा गांधी के मैसेज को, उनका जो आइडिया था स्वराज का, उसको अपने अकॉर्डिंग. इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. अब गुडेम हिल्स जो थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, है ना, गुरिल्ला युद्ध जो है वो फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था 1920s की शुरुआत में. नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. तो लेकिन वो इस तरह का स्ट्रगल का फॉर्म नहीं था जिसको कि कांग्रेस अप्रूव कर सकती थी. हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. तो यहाँ पर जो दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज कर रखा था, लोगों को वहाँ पर जाने से मना कर रखा था, फॉरेस्ट में इंटर करने से, उनके कैटल्स को ग्रेज करने से, वो जानवरों को चराने के लिए वहाँ पर फॉरेस्ट में मना करते थे, या कि जो फ्यूल वुड या फ्रूट्स वहाँ से कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकता था उन फॉरेस्ट से. एंड दिस इनरेज द हिल पीपल, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, उन्हें काफ़ी गुस्सा था उनको लेकर के. नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड. तो इससे क्या हुआ कि जो उनका लाइवलीहुड था वो अफेक्ट हो रहा था, उनका जीविका का जो साधन था वो प्रभावित हो रहा था, और इसकी वजह से अब वो ऐसा सोच रहे थे कि उनके सिर्फ ट्रेडिशनल राइट्स ही नहीं डिनाई हो रहे थे, है ना, कि अब उनके ट्रेडिशनल राइट्स, भाई ये परंपरागत ट्रेडिशनली उनका ये अधिकार था, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे, है ना, उसको जो लकड़ियाँ थी वो फ्यूल के लिए यूज़ करते थे, जो भी वहाँ पर चीज़ें होती थी, जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, हनी होता था, गम था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती थी उनको वो यूज़ करते थे, उनको बेचते थे और अपने भी यूज़ में लाते थे. अब उनको ऐसा लग रहा था कि जो है उनके ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं वो उनसे छीन लिए गए. एंड व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड. और जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि अब वो बेगार के लिए कंट्रीब्यूट करें, बेगार करें, है ना, बेगार मीन्स
आपने अभी जैसे देखा कि द लेबर विदाउट पेमेंट, तो बिना किसी पारिश्रमिक के उनको काम करना पड़ता था, मुफ्त में लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था उन लोगों के लिए। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट उनको फोर्स करने लगी ज़बरदस्ती रोड बिल्डिंग के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तब जब हिल पीपल थे, अब ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, Alluri Sitaram Raju. He claimed that he had a variety of special powers. अब इन लोगों को जो हिल पीपल थे, इन लोगों को लीड करने के लिए अब जो व्यक्ति सामने आया वो कौन था? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर था, अलूरी सीताराम राजू। और उसने वो क्लेम करता था कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. उसका कहना था कि वो जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था, और इसके साथ साथ लोगों को हील कर सकता था, और इवन वो बुलेट शॉट्स को भी सर्वाइव कर सकता था। तो कैप्टिवेटेड बाय राजू, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. अब इस तरह से राजू से कैप्टिवेट हो करके तो जो रिबेल्स थे वो प्रोक्लेम कर रहे थे कि वो ईश्वर की एक अद्भुत रचना था, एक इनकारनेशन था, कृति था। तो राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. राजू महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बात किया करता था और कहता था कि जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर था, और उसने लोगों को खादी पहनने के लिए भी मनाया, तैयार किया, परसुएट किया, और इसके साथ साथ ड्रिंकिंग करने से भी लोगों को मना किया। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force and non-violence. लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि इंडिया तभी लिबरेट हो सकता है जब कि फोर्स को यूज़ किया जाए, बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। गांधी जी को वो मानता था, गांधी जी की चीज़ों को मानता था, गांधी जी से वो इंस्पायर था, लेकिन वो नॉन वायलेंस को लेकर के उसके विचार अलग थे। वो कहता था कि नहीं, इंडिया तभी लिबरेट हो सकता है जब फोर्स यूज़ किया जाए, नॉन वायलेंस के साथ इंडिया को लिबरेट नहीं किया जा सकता। द गुडेम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। तो अब जो गुडेम रिबल्स थे, वहाँ के जो विद्रोही लोग थे, अब उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी किल करने का प्रयास किया, और गुरिल्ला वारफेयर जो है स्वराज को अचीव करने के लिए उसको आगे बढ़ाया। राजू was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero। और इस तरह से राजू को अब कैप्चर कर लिया गया, 1924 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और फिर आगे चल कर के वो एक वहाँ का लोकनायक बन गया, फोक हीरो बन गया गुडेम हिल्स का। तो इस तरह से ये जो है आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था सिटीज़ में, टाउन्स में, और इसके साथ साथ ट्राइबल एरियाज़ में। नाउ स्वराज इन प्लांटेशंस, प्लांटेशन में स्वराज को लेकर के लोगों के मन में क्या था, वो किस तरह से यहाँ इसको देख रहे थे।
Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of स्वराज. स्वराज को लेकर के जो वर्कर्स थे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स जो थे आसाम में, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं बाहर, उस कन्फाइंड स्पेस से बाहर जा सकते हैं जहाँ पर कि वो इनक्लोज्ड थे. मतलब जो जहाँ काम करते थे प्लांटेशन पर, पहले वहाँ से बंधे हुए थे वो, उनको परमिशन नहीं थी वहाँ से बाहर जाने की, अपने गांव भी नहीं जा सकते थे. लेकिन अब वो सोच रहे थे नहीं भाई, अब तो स्वराज आ रहा है, अब हम लोग जो है फ्री हैं, अब कहीं भी आ जा सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं. तो अब अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. तो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, उसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको परमिशन नहीं थी कि टी गार्डन्स को वो छोड़ करके जा सकें, और वास्तविकता में वो उनको ऐसी परमिशन बहुत मुश्किल से ही कभी मिल पाती थी. एंड व्हेन दे हर्ड of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. अब जब उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हज़ारों मज़दूरों ने क्या किया, अपनी अथॉरिटीज़ की अवहेलना की, उनको डिफाई किया, अनदेखा किया. एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम. अब प्लांटेशन को छोड़ करके अब सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए. And they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब उनका विश्वास था कि भाई तो गांधी राज आ रहा है, अब हम सबको अपने अपने गांव में ज़मीन मिल जाएगी. And they however never reached their destination. फिर भी लेकिन वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten. उनको रास्ते में ही जो है रेलवे या स्टीमर स्ट्राइक में वो उन सबको पकड़ लिया गया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और इसके साथ साथ उनको बहुत ही बुरी तरह से उनको पीटा गया. The visions of these movements were not defined by the Congress program. तो ये जो मूवमेंट थे, इनका विजन जो है वो कांग्रेस के प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन नहीं था. They interpreted the term स्वराज in their own ways. तो ऐसा नहीं सोचा गया था कि कुछ इस तरह से हो सकता है इस मूवमेंट में. वो स्वराज को लेकर के ये सभी लोग अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे. इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर. वो इमेजिन कर रहे थे कि भाई अब ऐसा टाइम आएगा, ऐसा टाइम आने वाला है कि जहाँ पर हमारी सारी सफरिंग्स दूर हो जाएंगी, हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी. Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swaraj Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. जबकि जो ट्राइबल्स थे वो गांधी जी के नाम पर चैंटिंग करते थे और इसके साथ साथ उनके स्लोगन्स रेज करते थे स्वतंत्र भारत की डिमांड करते हुए. वो जो है इमोशनली रिलेटेड थे ऑल इंडिया एजिटेशन को भी लेकर के. एंड व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, they were identifying with a movement which went beyond the limits
of their immediate locality. अब जब वो महात्मा गांधी के नाम पर एक्ट कर रहे थे, उनके अनुरूप काम कर रहे थे, या कि उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे कांग्रेस के, तो वो जो है they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो अब वो ऐसे मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे जो कि लिमिट्स के बाहर था, उनकी इमीडिएट जो लोकेलिटी थी उसकी सीमा के बाहर हो रहा था। तो यहाँ पर ये एक फिगर आप देख सकते हो, Figure 5, Chauri Chaura, 1922. At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. ये चौरी चौरा कांड हुआ था, ये गोरखपुर के पास है, चौरी चौरा यूपी में। वहाँ पर 92 में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था मार्केट में, और जहाँ पर कि एक बहुत ही वायलेंट क्लैश हो गया, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और बहुत सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पर लगभग 22 पुलिस कर्मी यहाँ पर मारे गए। और फिर इस तरह से इस इंसिडेंट को देख करके, इसके वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। तो आज जो है इतना ही। आप ओके, थैंक यू। इसको आप अच्छी तरह से एक बार समझ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे।